सभी को नमस्कार। भारत में ई इनवॉइसिंग के अलग अलग पहलुओं पर इस शुरुआती वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमें ई इनवॉइसिंग के अलग अलग कार्यों से अवगत कराएगा, जैसे ई इनवॉइसिंग क्या है, इसकी प्रयोज्यता, रिपोर्टिंग, आईआरपी, आईआरएन उत्पन्नता, सत्यापन और ई इनवॉइसिंग के बारे में कुछ और जरूरी बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। पहले ये मोबाइल फोन अलग अलग चार्जर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो सभी एक ही का उपयोग करते हैं, USB-C। ऐसी दुनिया में जहां सबका स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, इनवॉइसिंग को पीछे क्यों छोड़ा जाए? गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के अंतर्गत ई इनवॉइसिंग में आपका स्वागत है। यह एक क्रांतिकारी पहल है जो सभी तरह के व्यवसाय के लिए एक स्टैंडर्ड प्रारूप का पालन करता है, जिससे भारत में इनवॉइसिंग ज्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और कुशल बनती है। ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग का मतलब है विनिर्दिष्ट जीएसटी दस्तावेजों का विवरण सरकार के अधिसूचित पोर्टल यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पर रिपोर्ट करना और इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेना। इसका मतलब सरकारी पोर्टल से इनवॉइस बनाना नहीं है। ई इनवॉइसिंग में करदाता अपने खुद के अकाउंटिंग, बिलिंग या ERP सिस्टम पर अपने जीएसटी इनवॉइस बनाते रहते हैं। इन इनवॉइस को स्कीमा नाम के एक मानक प्रारूप में 6 प्राधिकृत इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स में से किसी पर भी रिपोर्ट किया जा सकता है और फॉर्म जीएसटी इनवॉइस 1 के तौर पर अधिसूचित किया जाता है और इनमें से किसी भी पोर्टल पर इनवॉइस रेफरेंस नंबर निःशुल्क बनाया जा सकता है। अनुपालन, दस्तावेजीकरण और छूट। ऐसे करदाता जिनका पैन के आधार पर कुल टर्नओवर 2017-18 के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकारी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित सीमा से ज्यादा है, ई इनवॉइसिंग के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज या सप्लाई ये हैं: इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, B2B सप्लाई, SEZ को सप्लाई, एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट, SEZ यूनिट्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ट्रांसपोर्ट एजेंसियां, सिनेमा, सरकारी डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी जैसे सेक्टर को ई इनवॉइसिंग से छूट दी गई है। ई इनवॉइसिंग कैसे शुरू हुई? जीएसटी काउंसिल ने 20 सितंबर 2019 को हुई अपनी 37वीं बैठक में गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स ढांचे के अंतर्गत धीरे धीरे B2B इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग शुरू करने की सिफारिश की। ई इनवॉइसिंग शुरू करने का मकसद करदाता को ज्यादा शक्ति देना है, साथ ही उनका समय बचाना और प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और आसान बनाना है। B2B इनवॉइसिंग के 6 मुख्य फायदे हैं: जीएसटी रिटर्न विसंगतियों में कमी, तेज फाइलिंग के लिए पहले से भरे हुए रिटर्न, प्रत्यक्ष ई-वे बिल एकीकरण, प्राप्तकर्ता पहुंच और डाउनलोड, तत्काल सत्यापन सुविधा और मानकीकरण तथा व्यवसाय संरेखण। आइए अब जीएसटीएन के सीईओ से जानते हैं कि जीएसटी सिस्टम में ई इनवॉइसिंग कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। E-invoice system in India was introduced after the GST reform was rolled in India in 2017. E-invoice started in the year 2020. What e-invoice means is not that invoices are generated on GST portal. What e-invoice essentially means is that the invoice is generated by the taxpayer on his ERP system and he pushes the data to the central system. The total number of IRPs which are in operation are 5. One of them is NIC, which runs 2 invoice portals, and there are 4 private players who also run the invoice IRP portal, and collectively they generate all the e-invoice in B2B which is required to be generated. In India, we have adopted a phased rollout model in which first B2B has been e-invoiced. The reason for selecting B2B first was that we have a IGST model where the flow of credit between the states is an important parameter of Indian federal GST design, which is essentially a dual GST where both center and state jointly collect the GST. It essentially has a 3-corner model. What are the 3 corners? One is the ERP system of the taxpayer, the second is the IRPs, and the
third one is the GST system. So when the e-invoice is generated in ERP and the data is pushed through IRP to the central system, a reference number is generated which is called invoice reference number. This invoice reference number is essentially a hash, and critical pieces of data is that way exchanged with the central system of GST in India. Invoice reference numbers are unique to each invoice, and to ensure that these numbers are not duplicated, as explained, dedupe system on cloud is run by GSTNs. In transaction tax, what is very important is that the transaction is captured as early as possible. So when businesses generate invoice at the point of doing the transaction, if the transaction is captured, then the compliance quality improves multifold. The turnover range within which the e-invoice is required to be reported in the first phase was businesses having turnover of 500 crore plus. Over a period of time, this has been reduced, and at present any business having a turnover of 5 crore or more are required to generate e-invoice. The generation of e-invoice is fairly smooth now, and businesses have taken to e-invoice quite strongly. E-invoice brings essentially multiple set of benefits to the taxpayer as well as the tax administration. By far the most important benefit for the tax administration is instantaneous reporting. But as far as taxpayer is concerned, he also ensures that there are no transcription errors hereafter in the filing of the return, because the return data from the e-invoice is auto-populated in his return. Similarly, at the point of generation itself, there is a mechanism which has been built by which even the buyer of the goods can get the e-invoice details after the same has been generated. Thus, you can see that buyer and seller handshake takes place through the mechanism of e-invoice. Digital invoices can be used for other kinds of benefits such as bank loan, etc. Going forward, we see digitization of transaction as an important event which will be penetrating into B2C invoicing also. In the long run, what we can expect is that all invoicing in India will be digital, both at retail level for B2C as well as for businesses B2B. I am hopeful that this tutorial and video shall be a good explanatory material for understanding as to how India achieved its e-invoicing journey and how industry in India is using its e-invoice system. जीएसटीएन के सीईओ से भारत की ई इनवॉइसिंग यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी के बाद आइए भारत में ई इनवॉइसिंग के काम करने के तरीके के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ई इनवॉइसिंग लागू करने की समय सीमा। भारत ने ई इनवॉइसिंग लागू करने के लिए एक सावधानी से प्लान किया हुआ धीरे धीरे लागू करने का तरीका अपनाया, जिसकी शुरुआत करदाता के लिए ज्यादा वार्षिक कुल टर्नओवर AATO से हुई और समय के साथ व्यवस्थित तरीके से इस सीमा को कम किया गया। ये ई इनवॉइसिंग की चरणबद्ध समय सीमा है। ई इनवॉइस स्कीमा। B2B ई इनवॉइस स्कीमा एक स्टैंडर्डाइज्ड जेसन प्रारूप है जिसे खास तौर पर जीएसटी ढांचे के अंतर्गत व्यापार से व्यापार लेन देन के लिए डिजाइन किया गया है। ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए एक वैध इनवॉइस संदर्भ संख्या बनाने के लिए अनिवार्य, सशर्त अनिवार्य और वैकल्पिक डेटा फील्ड बताता है। स्कीमा मानकीकरण से ये फायदे मिलते हैं: मशीन रीडेबल, लचीली संरचना, सार्वभौमिक संगतता और अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं को समायोजित करना। ई इनवॉइसिंग स्कीमा को देखते समय करदाता को कई शब्दावलियां मिलेंगी, जैसे AATO, एनेबलमेंट, जेसन, ऑटो पॉपुलेशन आदि। उनका क्या मतलब है और वो किस मकसद को पूरा करते हैं, ये समझने के लिए बस ई इनवॉइस मास्टर पोर्टल पर रेफरेंस एंड स्टेटस सेक्शन पर जाएं। IRN को समझना। इनवॉइस संदर्भ संख्या या IRN एक विशिष्ट 64 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक हैश है जो हर ई इनवॉइस के लिए इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जनरेट होता है। ये ई इनवॉइस के पूरे जीवन चक्र में एक विशिष्ट पहचानकर्ता के तौर पर काम करता है और 4 खास पैरामीटर से उत्पन्न होता है। ये हैं विक्रेता का GSTIN, इनवॉइस संख्या, वित्तीय वर्ष और दस्तावेज का प्रकार। IRN हर इनवॉइस के लिए विशिष्ट होता है। ये पूरे ई इनवॉइस जीवन चक्र के लिए वैध होता है।
एक बार उत्पन्न होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता और इसका इस्तेमाल ई-वे बिल जनरेशन के लिए किया जा सकता है। IRN रद्दीकरण। अगर करदाता की तरफ से IRN में कोई गलती है तो इसे बनाने के 24 घंटे के अंदर रद्द किया जा सकता है। IRP को समझना। IRP या इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक सरकार द्वारा स्वीकृत प्लेटफॉर्म है जहां अधिसूचित व्यक्ति ई इनवॉइस अपलोड या रिपोर्ट करते हैं। अभी CGST नियम के नियम 48 सब सेक्शन 4 के अनुसार ई इनवॉइसिंग की रिपोर्टिंग पर IRN उत्पन्न करने के लिए 6 पोर्टल को अधिकृत किया गया है। मास्टर पोर्टल ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां करदाता को ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग और इनवॉइस संदर्भ संख्या निःशुल्क उत्पन्न करने के लिए एक ही जगह पर सभी 6 IRP के लिए पहुंच मिलती है। परिचालन स्तर पर यह GSTN प्राधिकृत प्लेटफॉर्म है जो भारत के डिजिटल B2B ई इनवॉइसिंग इकोसिस्टम की नींव का काम करता है। IRP के मुख्य काम ये हैं: वास्तविक समय व्यापार और तकनीकी सत्यापन, IRN जनरेशन, डिजिटल हस्ताक्षर, QR कोड जनरेशन और सिस्टम एकीकरण। अभी 6 IRP भारत की ई इनवॉइसिंग जरूरतों को पूरा करते हैं। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 2 IRP हैं IRP 1 और IRP 2। 4 प्राइवेट IRP हैं IRP 3, IRP 4, IRP 5 और IRP 6। IRP चुनना। सभी IRP वही कोर कार्यक्षमता प्रदान करते हैं जो GSTN ने जरूरी की है। आप इन बातों के आधार पर IRP चुन सकते हैं: अतिरिक्त सुविधाएं और उपयोगकर्ता इंटरफेस प्राथमिकताएं, API दस्तावेजीकरण तथा एकीकरण सहायता, ग्राहक सहायता और सेवा स्तर और सेवा प्रदाता के साथ मौजूदा संबंध। ई इनवॉइसिंग के साथ शुरुआत करना। ई इनवॉइसिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए करदाता अपनी पसंद के हिसाब से कुछ विकल्पों में से चुन सकते हैं। IRP के लिए चरणबद्ध रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए IRP विवरण के अंदर गेटिंग स्टैंडर्ड टैब पर क्लिक करें। ई इनवॉइस रिपोर्टिंग प्रक्रिया चक्र। अब सबसे जरूरी भाग पर आते हैं, 8 स्टेप वाले ई इनवॉइस रिपोर्टिंग प्रक्रिया चक्र। आइए इसे आपको समझाते हैं। विक्रेता अपने यहां सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इनवॉइस बनाता है। इनवॉइस को 6 IRP में से किसी पर भी रिपोर्ट किया जाता है और IRN जनरेट हो जाता है। IRN को फिर डीडुप्लीकेशन चेक के लिए GST सिस्टम में भेज दिया जाता है। सफल सत्यापन के बाद IRP को एक सूचना भेजी जाती है। IRN नंबर और QR कोड के साथ हस्ताक्षरित ई इनवॉइस विक्रेता को वापस कर दिया जाता है। ई इनवॉइस की एक प्रति सप्लायर के GSTR 1 रिटर्न में ऑटो पॉपुलेशन के लिए GST सिस्टम को भेजी जाती है। यदि लागू हो तो ई इनवॉइस की एक प्रति ई-वे बिल पोर्टल पर भी भेजी जाती है। सप्लायर द्वारा GSTR 1 फाइल करने के बाद स्वीकार की गई IMS ई इनवॉइस प्रविष्टियां प्राप्तकर्ता के GSTR 2B में पात्र ITC के रूप में चली जाती हैं। QR कोड। ई इनवॉइस में एक QR कोड भी होता है। यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित QR कोड त्वरित सत्यापन और प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है। QR कोड IRN के साथ IRP द्वारा जनरेट किया जाता है। इसमें जरूरी इनवॉइस विवरण एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं। प्रमाणिकता के लिए IRP द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होती है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और ये प्रिंटेड या PDF इनवॉइस पर जरूरी है। B2B ई इनवॉइस का सत्यापन। करदाता के लिए B2B ई इनवॉइस का सत्यापन बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 तरीके हैं: GSTN ई सर्विस ऐप, IRP मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल और पब्लिक की सत्यापन। यदि हस्ताक्षरित ई इनवॉइस से छेड़छाड़ की जाती है तो सत्यापन फेल हो जाएगा और ई इनवॉइस को अमान्य माना जाएगा। ऑफलाइन सत्यापन। ऑफलाइन सत्यापन के लिए
अपने मोबाइल पर GSTN ई सर्विसेज ऐप डाउनलोड करें। कोई भी ई सर्विस ऐप या प्राधिकृत IRP के बनाए किसी दूसरे सत्यापन ऐप का इस्तेमाल करके QR कोड को स्कैन और सत्यापित कर सकते हैं। यह कंफर्म करता है कि ई इनवॉइस IRP के साथ रजिस्टर्ड था या नहीं और सिग्नेचर जारी किए गए IRN से मैच करता है या नहीं। टैम्पर्ड QR कोड इस वेरिफिकेशन में फेल हो जाएगा। B2B ई इनवॉइस कार्यक्षमता। आइए B2B ई इनवॉइस सत्यापन के 3 मुख्य तरीकों पर एक नजर डालते हैं। ये इस प्रकार हैं। IRN द्वारा खोजें। IRN नंबर डालकर या सप्लायर GST IN वित्तीय वर्ष, दस्तावेज प्रकार और दस्तावेज नंबर का संयोजन भरकर ई इनवॉइस सत्यापित करें। जेसन अपलोड करना। ई इनवॉइस विवरण निकालने और सत्यापित करने के लिए हस्ताक्षर की हुई ई इनवॉइस जेसन फाइल अपलोड करें। सिस्टम जेसन को पार्स करेगा और सभी जरूरी जानकारी को टेबल फॉर्मेट में दिखाएगा। QR कोड की स्कैनिंग। QR कोड स्कैन करने के लिए इस आसान प्रक्रिया का अनुपालन करें। इन तीनों में से आप कोई भी सत्यापन प्रक्रिया को चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छी लगे। ई इनवॉइसिंग से GST अनुपालन आसान, सरल और परेशानी रहित बनता है। भारत की ई इनवॉइसिंग यात्रा का ये अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन इसकी यात्रा जारी है। Hello everyone. With this, we come to the end of this video on India's e-invoicing journey, and I hope you like it. I'm sure this video on India's e-invoicing journey has been informative and enriching. For more information about it, please visit our master information portal. For any queries related to e-invoicing, you can reach out to GSTN via our help desk or through social media platform. The details of social media platform will be shown in the next screen. With this, thank you for tuning in. Have a good day.